आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। हमारा शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर है। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बाहर का कोई भी डॉक्टर, कितनी भी बड़ी डिग्री हो उसके पास, वो हमारे शरीर का मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, कौन कौन सी वजह होती है जिस वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। 3 तरह की वजह होती है। सबसे पहला सबसे पहला होता है एक्सीडेंट। किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, कोई गिर गया, सर फट गया, हड्डी टूट गई, ये सारी एक्सीडेंटल घटनाएं हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम मेडिकल साइंस का विरोध करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम मेडिकल साइंस का विरोध नहीं करते, हम मेडिकल इंडस्ट्री का विरोध करते हैं। मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें हैं। मेडिकल साइंस, जब भी कोई इन्वेंशन होता है, जब भी कोई खोज होती है, वो हमेशा मानवता के भले के लिए होती है। लेकिन जब वो खोज पूंजीपतियों के हाथ में आ जाती है, तो वो बिजनेस बन जाता है और उसमें मुनाफा आ जाता है, फिर वो ठगी की, लूट की वजह बन जाती है। मेडिकल कभी भी इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। सेहत सुविधाएं जो हैं, वो मुनाफे का धंधा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज बन चुका है। इसलिए हम मेडिकल साइंस का विरोध नहीं करते। अगर आपकी एक उंगली यहां से कट के गिर जाती है, तो क्या बोलेंगे हम कि इस कटी हुई उंगली को लेके नेचुरोपैथ में चले जाओ? नेचुरोपैथ कुछ नहीं कर पाएगा। इस कटी हुई उंगली को लेके आप होम्योपैथी वाले के पास चले जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस कटी हुई उंगली को लेके आप आयुर्वेद के पास चले जाओ। हालांकि ये बात बहुत चर्चा में आती है कि सर्जरी आयुर्वेद ने करना शुरू किया था, या सर्जरी की खोज ही आयुर्वेद ने की है, लेकिन आज की तारीख में एलोपैथी में, मेडिकल साइंस के पास जो मॉडर्न टेक्निक है, अब उस उंगली को उठा के किसी एलोपैथी अच्छे सर्जन के पास चले जाएंगे, वो इसको स्टिच करेगा, माइक्रो सर्जरी करेगा, एक एक नाड़ी को जोड़ देगा और वो उंगली काम करना शुरू कर देगी। यहां तक कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, चारा काटने वाली मशीन में किसी के बाल फंस जाते हैं, खोपड़ी उतर जाती है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, गांव में आमतौर पर हो जाती है। उस खोपड़ी को उठा के और पेशेंट को उठा के अच्छे सर्जन के पास ले जाया जाता है, तो वो उस खोपड़ी को स्टिच कर देता है, जोड़ देता है, वो इंसान बच जाता है। तो ये सारी चीजें मेडिकल साइंस में हो सकती है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, ये कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि आप एक्सीडेंट हुआ है, सर फटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, और हम बोले आप एलोपैथी में ना जाओ, ये गलत होगा। जाइए, कोई हम मना नहीं करते। जब लाइफ सेविंग का मामला है, जान को बचाने का मामला है, तो मेडिकल साइंस के पास अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे प्रबंध हैं जिनसे जान बच सकती है और बचती है। तो एक कारण तो ये हो गया कि एक्सीडेंट होता है, अब हड्डी टूट गई। पुराने जमाने में लोग क्या किया करते थे कि हड्डी को खींच खाच के बांस की लकड़ियां बांध देते थे साथ में, ताकि हड्डी सीधी रहे। लेकिन कई बार क्या होता था, हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती थी, तो उसके लिए एक्सरे की सुविधा है। अगर एक्सरे करके हम उस हड्डी को डॉक्टर सीधा करके आपस में ऐसे टक्कर जोड़ के प्लास्टर कर देता है, तो वो हड्डी सीधी जुड़ जाती है। या कई बार इस जगह ऐसी तरह का
फ्रैक्चर आ जाता है, जहां हड्डी जुड़ना मुश्किल होता है और डॉक्टर स्क्रू कस देता है, प्लेट लगा देता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम मना नहीं करते हैं। सल्यूट है मेडिकल साइंस को, जिसने इतने अच्छी सुविधाएं हैं कि किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है। दूसरा कारण होता है वायरल या बैक्टीरियल अटैक। हमारे शरीर पे बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है, और उस बैक्टीरिया या वायरस का जो अटैक होता है, उसके लिए आपने देखा कोरोना में क्या क्या हुआ। लोगों को अलग अलग तरह की दवाएं दी गई, जबकि सबको पता है कि वायरस को मारने के लिए आज तक एक भी दवा नहीं बनी है। फिर भी रेमडेसिविर जैसी दवाएं, हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाएं, ऐसी दवाएं दी गई और लोगों की मौत हुई। कोरोना किसी की मौत की वजह नहीं बना, जो एंटीबायोटिक स्टीरॉयड दिए गए लोगों को, वो उनकी मौत की वजह बने। तो हर तरह के वायरस से लड़ने के लिए, हर तरह के बैक्टीरिया के लड़ने के लिए कुदरत ने हमारे शरीर में हमें इम्यूनिटी दी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है हमारे शरीर की, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हर बैक्टीरिया से, हर वायरस से लड़ लेती है। इसके लिए किसी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग बात है कि बैक्टीरिया के लिए मलेरिया होता है, हम क्लोरोक्विन खाते हैं, वो मलेरिया के बैक्टीरिया को किल करती है। या टीबी के बैक्टीरिया को किल करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमें केवल अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहिए, बाकी काम हमारा शरीर खुद कर लेता है। हर तरह के बैक्टीरिया, हर तरह के वायरस से हमारा शरीर लड़ लेता है। अगर वायरस या बैक्टीरिया इंसान को मार सकते तो इंसान इस धरती से खत्म हो जाता। इंसान नाम की प्रजाति इस धरती पे नहीं रहती अगर बैक्टीरिया या वायरस इसको मार सकते। बैक्टीरिया या वायरस किसको किल करते हैं? जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर है, उसी व्यक्ति की जान कोई बैक्टीरिया या वायरस ले सकता है। तो हमारा फोकस बैक्टीरिया पे या वायरस पे नहीं होना चाहिए। कौन सा वायरस है? वो कोरोना है, कोरोना का बाप है, कोरोना का दादा, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए हमारा। वो H1N1 है या वो HIV का वायरस है, कुछ भी है, हमें केवल ये करना है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करना है। हमें शरीर को खुद लड़ने देना है। हमें वैक्सीन नहीं लेना है, हमें भाड़े की इम्यूनिटी नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं चाहिए, हमें नेचुरल इम्यूनाइजेशन चाहिए। कुदरती तरीके से अगर हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपने देखा पहले एक डोज लगानी पड़ी, फिर दूसरी डोज लगानी पड़ी, फिर तीसरी बूस्टर डोज लगानी पड़ी, और जिन लोगों ने, हम जैसों ने एक भी नहीं लगाई, वो अच्छे भले हैं। और जिन्होंने दो दो तीन तीन टीके लगाए, वो आज क्लॉटिंग हो रही है, वो खड़े खड़े गिर रहे हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। 30-30 साल के, 25-25 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से। तो ये दूसरा कारण है। मतलब केवल एक्सीडेंटल केस में हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, जाना चाहिए, हम मना नहीं करेंगे। जान चली जाएगी, ब्लड लॉस हो गया तो जान चली जाएगी। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसका काफी सारा खून बह जाता है, उस वक्त हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डॉक्टर विष्णु बताते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मौत दर बढ़ती है, लेकिन अगर बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है तो उस वक्त एक्सीडेंटल केस में अगर खून दे के किसी की जान बचाई जा सकती तो कोई हर्ज नहीं है। तीसरा, मतलब एक्सीडेंटल केस में हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, वो 8-10 दिन की दवा देगा या 1 महीने की दवा देगा, उसके बाद आप दवा बंद कर देंगे, ठीक हो जाएंगे।
और किसी बैक्टीरिया या वायरस का जो अटैक है उसके लिए हमें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो वजह है जिससे आजकल हम घिरे पड़े हैं, वो डायबिटीज है, वो ब्लड प्रेशर है, वो थायराइड है, वो किडनी फेल्यूर है, वो कैंसर है, वो लिवर फेल्यूर है, वो बवासीर है, वो घुटनों का दर्द है, वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, इवन एड्स है। ये सारी की सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है। मेडिकल साइंस भी इसको लाइफस्टाइल डिजीज मानता है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। वो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए नहीं बोलता, वो बोलता है ये दवा ले लो, आप अपने शुगर लेवल को काबू में करके रखो, बस ये दवा खाए जाओ, अपने ब्लड प्रेशर लेवल को काबू में करके रखो, जीवन भर दवा खाओ। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये कोई सही तरीका नहीं है, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। अगर कोई बीमारी हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से आती है तो उसे जड़ से खत्म करने का एक ही तरीका है कि अपने लाइफस्टाइल को बदला जाए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए। अब आमतौर पे लोग बोले नहीं जी हमारी आदत नहीं जा सकती, हम चाय नहीं छोड़ सकते, हम दूध नहीं छोड़ सकते, हम पिज्जा नहीं छोड़ सकते, हम फास्ट फूड नहीं छोड़ सकते। अरे भाई नहीं छोड़ सकते तो फिर मरो, फिर जाओ खाओ दवाएं कराओ, ऑपरेशन पित्ता निकलवा दिया, यूट्रस निकलवा दी, ब्रेस्ट रिमूव करवा दी, जाओ, पैर कटवा दिया, हाथ कटवा दिया। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलना चाहते जो इन सारी बीमारियों की वजह है, तो फिर ठीक है, फिर पूरे जीवन भर कमाते रहो, पैसा पैसा करके जोड़ते रहो, और एक बार बीमार हो जाओ और सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल के जेब में डाल के आ जाओ, तो ठीक है, ये तो चल ही रहा है। तो इन सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज का एक ही हल है, वो है अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना। सबसे पहली चीज कि हमें ये समझना कि लाइफस्टाइल होता क्या है। जैसे हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं लोग बोलते हैं अरे भाई हमारा तो, हम तो सैर भी करते हैं, हम घर का सादा बना खाना खाते हैं, हम फास्ट फूड भी नहीं खाते हैं, ठीक है हमारा लाइफस्टाइल तो ठीक है, फिर भी मेरी शुगर बढ़ी रहती है, फिर भी मैं ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हूं। लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी चीज है। लाइफस्टाइल होता क्या है? लाइफस्टाइल केवल फ्रूट और सलाद खाना नहीं है, पूरी की पूरी जीवन शैली जो गलत हो चुकी है उसको ठीक करना, सही तरीके से खाना, केवल सही चीज खाना जरूरी नहीं है, उसको खाने का तरीका भी सही होना चाहिए। केवल सही अच्छी क्वालिटी का पानी पीना जरूरी नहीं है, उसको पीने का तरीका भी सही होना चाहिए। बिस्तर पे लेट के करवटें लेना और आधी अधूरी नींद लेना काफी नहीं है, अच्छे तरीके की नींद भी होना चाहिए। सुबह 15-20 मिनट टॉयलेट में लगा के बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मल बाहर निकाल देना, इट इज नॉट सफिशिएंट। अच्छे से पेट साफ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर एक लाइफस्टाइल बनती है, हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसी सारे लाइफस्टाइल के बारे में हम इस ट्रेनिंग में बात करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हमारे आसपास जितनी बीमारियां हैं, जितने रोग हैं, वो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए रोग। तो एक चीज इसके अलावा हो सकती है, इन 3 कारणों के अलावा कुछ चीजें हो सकती हैं जो छोटा बहुत रेयर केस होते हैं, वो होते हैं जेनेटिक डिफेक्ट।
मां के पेट में बच्चा जब पल रहा है, उसे कुछ चीजों की कमी आ गई, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, या उसका कोई अंग अधूरा रह गया, तो उन चीजों के बारे में हमें पता है कि कोई साइंस, कोई मेडिकल कुछ नहीं कर सकता। जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति जो जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा रहे, मतलब एक तो व्यक्ति, मान लीजिए मानसिक विकास नहीं हुआ उसका, वो कमी तो हो गई, साथ में उसका लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है, तो उसको शुगर भी घेर लेगी, ब्लड प्रेशर भी घेर लेगा, दूसरी बीमारियां भी घेर लेगी। लाइफस्टाइल उसका भी अच्छा रहना चाहिए। तो क्यों हम बोलते हैं आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर? कल हमने थोड़ी सी बात बोली की थी, हमारा शरीर अपना इलाज खुद कर लेता है। अगर ऐसा नहीं होता, केवल हमारा शरीर ही नहीं, जानवरों का शरीर भी करता है अपना इलाज। अच्छा, जंगल में कौन सा डॉक्टर होता है? जंगल में कौन सा स्पेशलिस्ट बैठा है? आपने कभी किसी जंगली भैंस को शुगर देखी है कि उसको डायबिटीज हो गई? किसी जंगली गाय का हार्ट अटैक हुआ हो? किसी हिरण को पैरालिसिस हुआ हो? किसी शेर को बवासीर हुई हो? किसी हाथी के घुटनों में दर्द होता हो? नहीं होता है। ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज जानवरों को नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदला नहीं है। हाथी जिस तरह से 1000 साल पहले जीता था, आज भी वैसे ही जीता है। जो 1000 साल पहले खाता था, आज भी वही खाता है। एक हिरण जितना उसको भागना पड़ता था 1000 साल पहले, आज भी उतना ही भागता है। आज भी वो वही खाना खाता है जो 1000 साल पहले खाता था। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदला नहीं है, इसलिए उनको ये शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड ये नहीं होता है। जानवरों को नहीं होता है। जानवरों को कुदरत ने एक समझ दी है। आपने देखा होगा, कुत्ता बीमार होता है, घास खाता है, उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। पशुओं को, जानवरों को ये पता है, उनको नेचर ने इनबिल्ट इंटेलिजेंस दी है कि जब बीमार होना है तो क्या करना है। आपके खूंटे पे बंधी हुई भैंस जब बीमार होती है, सबसे पहले वो खाना बंद कर देती है। जैसे हम खाना बंद करते हैं, जो एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में लगनी है बॉडी की, वो एनर्जी बॉडी को क्योर करने में लग जाती है, वो ठीक हो जाता है। अब आपका सवाल होगा, फिर जी पशुओं के भी तो अस्पताल हैं, पशुओं के भी तो डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं। पशु केवल वही बीमार हो रहे हैं जिनको आप खूंटे से बांधकर अपनी मर्जी का खाना देते हैं। जिन पशुओं को खुद खाना चूज करने की छूट है, वो पशु बीमार नहीं होते। आप देखेंगे, जिस भैंस को आप खूंटे से बांध के चारा देंगे वो बीमार हो सकती है, लेकिन अगर वो भैंस खुला छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से चरती है वो, तो वो बीमार नहीं होती है, कम होती है। जिन जानवरों को हमने अपनी मर्जी का खाना देना शुरू कर दिया, वही बीमार हो रहे हैं। हमारे शरीर को, हर जीव जंतु के शरीर को नेचर ने ये पावर दी है कि वो खुद ठीक हो सकते हैं, खुद क्योर हो सकते हैं। अब बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल, स्कैनिंग की मशीनें, ये मशीनें, वो मशीनें, बड़े बड़े टेस्ट, लेकिन आज तक एक भी मशीन ऐसी नहीं बन पाई
जिसमें एक तरफ से आप खाना डालें, दूसरी तरफ से खून बन जाए। देखी है जी कोई ऐसी मशीन? लेकिन हमारा शरीर तो ऐसी मशीन है। हम केवल खाना खाते हैं, वही खाना ब्लड में कन्वर्ट होता है, वही खाना खून में कन्वर्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति को खून देना पड़ता है तो आर्टिफिशियल खून नहीं बन सकता, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में से निकाल के खून देना पड़ता है। तो क्यों ना हम कहें कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। इस शरीर के अंदर की जो साइंस है, इसका मुकाबला कोई साइंस नहीं कर सकती। भले ही जब प्रेगनेंसी होती है, आज के दिनों में जब प्रेगनेंसी होती है, उसी दिन से वो जोड़ा डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाता है। डॉक्टर उसे टेस्ट करता है, आयरन की गोलियां, विटामिन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, टेटनस के टीके, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज तक कोई एक ऐसी मशीन नहीं बन पाई, एक तरफ से खाना डालें, दूसरी तरफ से हमें कोई ह्यूमन बेबी मिल जाए, मेल या फीमेल बेबी मिल जाए। ऐसी कोई मशीन नहीं है। माँ का शरीर क्या है? वो ऐसी मशीन ही तो है। माँ तो खाना ही खाती है, उसके पेट में पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी बनता है। तो फिर हम इस शरीर को कैसे किसी डॉक्टर से कम मान सकते हैं? लेकिन हमें भरोसा करना होगा। भरोसा हम तब कर पाएंगे जब ये सारी बातों की जानकारी हमें होगी। कोई डॉक्टर आपको बताता है, आप ईमानदारी से बताना। जो लोग नए हैं, पुराने लोगों को तो पता है, ईमानदारी से बताना कि ये बातें आज तक किसी डॉक्टर ने आपको बताई है? नहीं सर, नहीं बताई। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाए, वो बोले बैठ पहले मैं तेरे को लाइफस्टाइल समझाता हूँ क्या होता है, मैं तेरे को ये समझाता हूँ कि तेरा शरीर तेरा इलाज खुद कर लेगा? क्योंकि वो तो इंडस्ट्री बन चुकी है, वो तो धंधा बन चुका है, वहां ये सिखाया नहीं जाएगा। तो हमें भरोसा, उतना भरोसा जितना भरोसा हम बाहर के डॉक्टर पे करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भरोसा हमें अपने शरीर पे करना होगा। हम तो थोड़ा सा जुकाम होता है, तुरंत भाग जाते हैं डॉक्टर के पास, इस पे भरोसा नहीं करते कि ये खुद ठीक कर लेगा। हम उस डॉक्टर से दवाई लेते हैं और क्रेडिट उस डॉक्टर को देते हैं, ठीक तो ये खुद करता है। आपको क्या लगता है जुकाम को कोई दवाई ठीक करती है? नहीं करती है। दवा तो जुकाम को बिगाड़ सकती है, ठीक नहीं कर सकती। जो लोग जुकाम के लिए दवा लेते हैं, उनको खांसी, बलगम, बहुत सारी चीजें बाद में होती हैं, जुकाम ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई दवा ना लें तो 2 से 3 दिन में अपने आप जुकाम ठीक। सर बोलिए सर, जैसे बुखार होता है तो पैरासीटामोल लेने से बुखार उतर तो जाता है? हाँ, उतर जाता है। पैरासिटामोल क्या करती है, हमें ये समझना हो। पैरासिटामोल ये तो नहीं। पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियों को एक्टिवेट कर देती है, बस, और कुछ नहीं करती। अच्छा, नहीं, पसीना पैदा करती है वो, जैसे पसीना आता है। पैरासीटामोल। हाँ, पैरासिटामोल और अच्छा बुखार को कैसे उतारती है? आप देखते हैं पैरासिटामोल खाते हैं, पसीना आता है, बुखार उतर। जी, पसीना आता है, जी जी जी। बिना पसीना आए बुखार नहीं उतरता है। अगर नेचुरली भी आपका बुखार उतरेगा, बिना दवा के भी उतरेगा, तो भी पसीना पैदा होगा। जी। अगर हमें इस बात की समझ नहीं है, कोई डॉक्टर ये नहीं बताता कि बुखार हमारा शरीर अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है, कोई डॉक्टर नहीं बताता। हमारा शरीर इडियट थोड़ी है। अरे कुदरत का इतना कमाल का करिश्मा है ये शरीर, ये बेवकूफ है कि वैसे ही अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ाएगा? कोई ना कोई टास्क होता है, कोई ना कोई काम होता है,
किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाती है बॉडी, या तो किसी वायरस को मारने के लिए, या किसी वेस्टेज को बर्न करके पसीने के रास्ते निकालने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। और हम क्या करते हैं, हम गोली खाते हैं, बॉडी के उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं और आर्टिफिशियली फोर्सफुली टेम्परेचर लो कर देते हैं। बट सर ऐसा भी है ना, जी कुछ कुछ बुखार आजकल इस तरह के हैं, जैसे टाइफॉइड है या अपना क्या उसका नाम, डेंगू वगैरह हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं आजकल बुखारों के, तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कभी भी, और कभी भी प्लेटलेट, जो प्लेटलेट्स वगैरह, आप प्लेटलेट्स उसी व्यक्ति के कम होंगे जो पैरासीटामोल खाएगा। अगर पैरासीटामोल नहीं खाते हैं कभी आपके सेल नहीं कम होंगे। अगर पैरासीटामोल हम नहीं खाते तो कभी सेल कम नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, हमें इस बात को समझना होगा, ये साइंस है जी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। जी 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 जी, मतलब जी ठीक। अभी बात चली है तो हम बात कर लेते हैं। डेंगू में इतनी ताकत नहीं है। डेंगू कहां से आता है? मच्छर से। जो वायरस मच्छर को नहीं मार सकता, इंसान को कैसे मार देगा? मच्छर ही तो फैलाता है डेंगू को। हाँ, मच्छर ही फैलाता है। जो जी। मच्छर को नहीं मार सकता वो इंसान को कैसे मार देगा? इंसान की मौत डेंगू से नहीं होती है। डेंगू के वायरस में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान को मार सके। लेकिन होता क्या है, कोई भी वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वायरस की टेंडेंसी क्या होती है, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहता, खून में नहीं रहता, वो जाके हमारे सेल के अंदर घुस जाता है। जी। के अंदर घुसता है, फिर अपनी कॉपी बनाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जब वो मल्टीप्लाई होता है हमारा सेल फट जाता है, वो वायरस फिर और सेलों में घुस जाता है। अब जैसे ही वायरस सेल में घुसता है, हमारे शरीर के पास उसको मारने का एक ही तरीका है, वो है टेम्परेचर। हमारा शरीर टेम्परेचर बढ़ाता है, 102 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, तभी वो वायरस अनएक्टिव होगा, तभी वो वायरस मरेगा। इसलिए पहला बुखार मोस्टली 102 डिग्री ही रहता है, ज्यादा नहीं होता। जी। 102 डिग्री बुखार जब हुआ, हम तो 99 पे पैरासिटामोल खा लेते हैं, 102 तक जाने ही नहीं देते। जाने ही नहीं देते। अब हमारा शरीर वायरस से लड़ रहा है, उसका हथियार है टेम्परेचर। जैसे पैरासिटामोल खाते हैं, हम अपने शरीर से उसका हथियार छीन लेते हैं, टेम्परेचर को फोर्सफुली लो कर देते हैं, तो वायरस जीतेगा, वायरस बिल्कुल, बॉडी हारेगी। इस वजह से मौत होती है, इस वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं। अगर आप बॉडी को अच्छा, इस वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं। वायरस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हमारे सेलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा और पाएगा। बॉडी हाँ। वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छा। स्ट्रांग है तो वो हाँ जी। वायरस को पहले बुखार में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। एक ओके। 1 से 2 दिन लगेंगे बॉडी को उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने में, और इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ तो भी। सर आपका जब कोरोना हुआ था तो आपने ट्रीट किए थे ऐसे केस कोरोना वाले? हमारी नाइस टीम ने 60,000 पेशेंट पूरे देश जी। में बिना एक भी दवा दिए कोरोना सर के। आपने देखे थे पर्सनली? 100 से ज्यादा पेशेंट मेरे पास गए थे। और बिल्कुल आपने सब ठीक होते थे सर आपके ऑब्जर्वेशन में? 100% ठीक हुए, एक भी डेथ नहीं हुई, नॉट ए सिंगल। एक भी डेथ नहीं? मरीजों में एक भी डेथ नहीं हुई। और आप इस बात को समझ लीजिए, कोरोना से कोई नहीं मरा। जिन लोगों ने एक भी दवा नहीं खाई, आप ढूंढ के दिखाइए कोई ऐसा मरीज कोरोना का जिसको कोरोना हुआ, उसने दवा नहीं खाई और मरा हो। जी 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 जी। कोई नहीं, दवाइयों के ही सर सारे मेरे को भी हो गया था। मैंने चूंकि दवाइयां खाई तो मेरा वो चल गया 1 महीना, और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरे को एंजाइटी की दवाइयां वापस से शुरू करनी पड़ी, जो कि मैं छोड़ चुकी थी। जो फ्लू का
3 से 7 जी दिन में अपने आप ठीक हो जाना है। उसके लिए जी महंगी 15-15 लाख रुपए का बिल बनाया अस्पतालों ने। जी 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 ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों ने ब्लैक में खरीदे, रेमडेसिविर जैसी दवाएं ब्लैक हुई, जिसका कोई रोल जी। नहीं था उसमें। और हम इसको तो थोड़ा सर ये तीन तीन या मतलब 3-4 दिन तक उतर जाता था ये बुखार 3 दिन कोरोना लगते, वाला? मोस्टली 3 3 दिन। दिन लगते थे? अच्छा, दवाई नहीं खाई तो? और कोई ऐसे भी केस थे जिनमें ज्यादा टाइम लगा? हाँ, जिन्होंने दवाएं खा ली। नहीं नहीं सर, आपके ट्रीटमेंट में जिन्होंने दवाई नहीं खाई फ्लू को उतारने की, कोई पेशेंट 3 दिन से ज्यादा नहीं गया। 3 कोई पेशेंट नहीं गया? लोग ठीक हुए। अच्छा। 3 दिन से ज्यादा समय उन लोगों को लगा जो दवाएं खाने के बाद हमारे पास आए, जी 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 जी। क्योंकि ओके। वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है, वो डैमेज कर जाता है। जी जी जी। ओके। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी एक सबसे अच्छा डॉक्टर है, केवल हमें इस पे भरोसा करना है। हमारे आसपास माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है, हमें डरा इतना दिया गया है कि हम इस पे भरोसा नहीं कर पाते। और ये पूरा का पूरा डर का व्यापार है। जितना आपको डराया जाएगा उतना ज्यादा पैसा आपकी जेब से निकाला जा सकता है। इसलिए डॉक्टर जैसे ही आप पेशेंट को लेके जाते हैं, डॉक्टर का एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, अरे अच्छा अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आप डॉक्टर के पास ले गए हैं तो हो सकता है, अगर नहीं ले गए हैं तो कुछ भी नहीं होता। जो होना है वहां जाके होना है। मैंने कल भी बोला था, डॉक्टर विष्णु क्लियर कट स्टेटमेंट देते हैं, दवा छोड़ने से कोई नहीं मरता, दवा खाने से मरते हैं लोग। इसलिए हमें अपने इस शरीर पे सबसे पहले हमें नेचर पे भरोसा करना होगा, जिसने इस शरीर को पैदा किया है। कुदरत पे भरोसा करना होगा। उसके बाद कुदरत की इस रचना पे भरोसा करना होगा। अरे 50 साल पीछे चले जाइए, सुना किसी को कैंसर? कहीं किसी 10-20 गांव में किसी एक आध को कैंसर हो जाता था, लोग देखने जाते थे कैंसर का पेशेंट कैसा होता है। 50 साल पीछे चले जाइए, किसी को शुगर नहीं थी। आप बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे आपकी क्लास में कोई डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट था? एक भी नहीं। आज हर स्कूल की हर क्लास में डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट। हमने खुद, हमारा शरीर बीमार नहीं होता है, हमारा शरीर बीमार होना भी नहीं चाहता है। हम बहुत सारी मेहनत करते हैं इसको बीमार करने के लिए, अनजाने में, जानकारी की कमी होने की वजह से, या डॉक्टरों के कहने से। हम इसे बीमार करने के लिए, कैंसर ऐसी थोड़ी हो जाता है, कई साल मेहनत करते हैं हम कैंसर को पैदा करने के लिए। मीटिंग बंद होने जा रही है जी, आप तुरंत कैसे सर? हाँ बताएंगे कैसे मेहनत करते। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो शुगर बढ़ती नहीं है। तो एक और चीज जो हमें समझनी है वो है, हमारे शरीर का हर ऑर्गन एक निश्चित समय बाद नया बन जाता है। हर ऑर्गन। अब आप बोलेंगे कि अगर ऑर्गन नया बन जाता है तो पुराना कहां जाता है? हमने तो कभी स्टूल के रास्ते हार्ट को बाहर निकलते नहीं देखा। हमारी किडनी कैसे बाहर निकल जाएगी, पुरानी कहां गई, नई कैसे आ गई? तो एक बहुत सिंपल सी बात से समझाना चाहता हूं मैं। एक फैक्ट्री है जिसमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री का मालिक ये तय करता है कि मैंने सारे कर्मचारी बदलने, पुराने को निकाल देना है, नए रखने हैं। तो अगर वो एक ही दिन में 10,000 के 10,000 कर्मचारियों को निकाल देगा और नए भर्ती कर लेगा तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि पुराने कर्मचारियों ने वहां रह के एक्सपीरियंस लिया है,
उन्होंने काम सीखा है, कैसे हर चीज को समझते हैं। वो जैसे वो उनको निकाल देगा, नए को रख लेगा, नए लोगों को काम सीखने में समय लगेगा, तो फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। तो उसके लिए एक अच्छा समाधान क्या है कि वो 100 लोगों को रोज निकाल दे। 100 लोगों को निकालेगा, 100 को नहीं रख लेगा, अगले दिन अगले 100 को निकाल देगा, 100 को नहीं रख लेगा, तो 100 दिन बाद सारे के सारे कर्मचारी भी नए हो जाएंगे और काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरह हमारी बॉडी में होता है। मान लीजिए हमारी किडनी में 10,000 कर्मचारी सेल काम करते हैं, वो तो लाखों होते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, तो उसमें से 100 रोज मर गए, 100 नए बन गए, 100 रोज मर गए, 100 नए बन गए, तो 100 दिन बाद किडनी नई हो जाएगी। हमारी इंटेस्टाइन 36 आवर 36 घंटे में नई बन जाती है, पूरी की पूरी नई बन जाती है। हमारे रेड ब्लड सेल, हमारे व्हाइट ब्लड सेल, हर सेल के रिन्यू होने का एक निश्चित समय है। अगर ये रिन्यू ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारा पुराना खून नया बन ही नहीं सकता। अगर हमारे पुराने सेल मरेंगे नहीं, नए नहीं बनेंगे, तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग कटवा के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रिन्यू हो जाता है, बॉडी के अंदर ही रिन्यू हो जाता है। अब दूसरा सवाल है कि अगर फिर रिन्यू हो जाता है तो फिर होता क्यों नहीं? क्यों एक किडनी का पेशेंट 4 साल से डायलिसिस करवा रहा है? क्यों एक किडनी का पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा रहा है? इसका जवाब वही है जो कल दिया था मैंने। उस सेल को रिन्यू होने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, अगर वो इंग्रेडिएंट हमारे ब्लड में नहीं है तो हमारा सेल रिन्यू नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर बोला तेरी किडनी तुरंत ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, जल्दी से बंदे का इंतजाम करो, डोनर का इंतजाम करो, जल्दी से 5-7 लाख रुपए का इंतजाम करो, हम आपका ऑपरेशन करेंगे और किडनी बदलेंगे। वही व्यक्ति हमारे हिम्स हॉस्पिटल में चला जाता है, 4 महीने में उसकी वही किडनी काम करना। ऐसे कैसे हो जाता है? कैसे वही किडनी काम करना शुरू? क्योंकि जैसे ही हम उसको नेचुरल प्रोटोकॉल देते हैं, जैसे ही उसको डाइट देते हैं, जैसे ही उसको अच्छा पानी पिलाना शुरू करते हैं, सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की देनी शुरू करते हैं, तो उसकी बॉडी में सेल रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, किडनी के सेल नए बनने शुरू हो जाते हैं, और एक निश्चित समय बाद 4 महीने 5 महीने बाद किडनी नहीं बन जाती है, नॉर्मल काम